ये बात तो सच है ना। एक थी कांग्रेस जो ये जोकर, ये सब तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही हो रहा है, तो इसमें बीजेपी को क्यों दोष देना, संजीव झा जी? नहीं, और देखिए तीन बातें हैं चित्रा जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर अलग अलग पार्टी बनी तो विचारधारा अलग अलग है, लेकिन आज देश में इससे बड़ी लड़ाई है। अभी देखिए प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे इनकी नींद हराम है। हाँ बिल्कुल नींद हराम है, साथ में ये भी कह दिया कि इनको लोग जेल जा रहे इसलिए नींद हराम है। हाँ बिल्कुल। देखिए एक बात समझिए, आपने इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म कर दिया है, आपने इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। हाँ हमारी नींद हराम है, और हमारे साथ साथ उन तमाम लोगों को जो इस देश के संविधान को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चाहते हैं रहे, वो सबकी नींद हराम है। और इसीलिए हम अलायंस कर भी रहे हैं कि अब बात केवल कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी नहीं है, या कौन कहां से कितनी सीट लड़ेगी इसकी नहीं है। इस देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था बचेगी या नहीं बचेगी। आपको बिल पास करना होता है, सभी सांसद को बाहर निकाल देते हैं ना। बाहर अगर कोई बोल दे जेल भेज दो, अगर संसद में बोल दे तो बाहर निकाल दो। तो आपने पिछली बार कहा था 300 पार, आपने इस देश के संसद को मर्यादा खत्म कर दिया। अब नारा दिया आपने 400 पार, जिसका संविधान खत्म कर देंगे। तो इससे देश को बचाना, इसीलिए अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो इसलिए बातचीत हो रही है ना, हम बातचीत कर रहे हैं। हमने पहले कहा कि आज बातचीत हुई है और लगातार ये बातचीत बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए बात बन जाएगी। लेकिन वास्तव में क्या इतना आसान होगा? अनुराग जी बार बार हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद मलूक नागर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ये जो मायावती जी की ओर से हमला किया गया है, जरा इस पर भी आपकी टिप्पणी। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से मायावती ने निशाना साधा है। मैं बोलूं, हाँ मैं उसका भी जवाब दूंगा, मेरी बात आधी रहेगी तो पूरी बोल लूं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है नींद, अरे हराम नहीं, नींद आ नहीं रही है। कभी आपने कभी झांक के देखा है लोग जो परेशान है उनकी नींद गायब हो गई आपकी जब से सरकार आई है। बिल्किस बानो जी का आपने देखा किस तरह से, जिनको आपने छोड़ दिया था आज उसको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, तो नींद कैसे आएगी उनको? सोचिए आप कैसे नींद आएगी। जो जिस तरह का केस बीएचयू में हुआ, आपके नेता इन्वॉल्व पाए गए, बेटी के साथ अन्याय हुआ, नींद कैसे आएगी? नींद आ ही नहीं सकती ना। लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, पार्लियामेंट से सांसदों को निकाल देते हो, बिल पास हो जाता है, और जो बिल पास होता है विपक्ष के बगैर, और उसके बाद जब जनता रोड पे आती है तो आपको बिल वापस भी लेना पड़ता है, तो नींद कैसे आएगी? जनता को नींद कैसे आएगी जब आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे, संविधान का सम्मान नहीं कर रहे, आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप देश की जिस तरह अर्थव्यवस्था टूट रही उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप सम्मान किसका कर रहे हैं? तो नींद आएगी कैसे? हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी को सबको दर्द हो रहा है इस बात का कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है, तो नींद कैसे आएगी? आप कभी ये सोचा आपने? नहीं सोचा आपने। आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हो, आप इंडिया गठबंधन की बात करोगे, लेकिन आप उन मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते कि जो मुद्दे अहम मुद्दे हैं। कि बिल्किस बानो जी का मुद्दा कितना अहम था, आपने बात की उसमें, आपने 11 आरोपियों को छोड़ दिया था आपकी सरकार ने। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आज सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, तो आप इस पे कुछ दो शब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको नींद आ रही है, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, जनता को नींद नहीं आ रही है। अगर नींद किसी को आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को चैन की नींद आ रही है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, नफरत की विकास की राजनीति करते हैं। वो कभी समाज के विकास की, सामाजिक न्याय की तो राजनीति करते नहीं है, इसलिए हो सकता है उनको नींद आ रही है, और देश के लोगों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि देश के घरों में जाइए, किसी की मां की आंखों में झांक के देखिए, जब वो बेचैन होती है, परेशान होती है, उसका बेटा बेरोजगार है और उसका पति भी बेरोजगार है, पूरा का परिवार बेरोजगार है, और महंगाई ने कमर तोड़ दी है उनकी। कभी आपने झांका उनकी नींद में? नींद कैसे आ जाएगी उनको? हाँ आपको नींद आ रही, इसलिए आपको दूसरों को कहने में आसान लगता है कि नींद हराम है। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। बिल्किस बानो का मुद्दा भी आपने उठाया है, उस पर भी प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, लेकिन बहुत और भी मेहमान बैठे हुए हैं। ब्रिजमोहन जी हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, लेकिन मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए, आप सांसद भी हैं बीएसपी के। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ में चुनाव लड़ा था, जिसके बाद आप लोगों की भी बल्ले बल्ले हो गई थी। 10 सीटें बीएसपी को और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन 5 सालों के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसी समाजवादी पार्टी को, मायावती जी सपा अति पिछड़ों के साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि बीएसपी ने लोकसभा में ठीक करने की सपा को कोशिश की थी, लेकिन बाद में चुनाव के बाद वो फिर ऐसे होगी। एक के बाद एक ये ट्वीट करके बहन मायावती जी क्या बताना चाहती हैं मलूक नागर साहब? ये अचानक से चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी को लेकर इतने तल्ख तेवर क्यों निकलकर सामने आ गए? चित्रा जी, जो बीजेपी के कुछ घटक दल हैं उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, उनकी इस तरह बात नहीं करा रहे आप जिस तरीके से आप हम लोगों की बात कर रहे हैं। और जिस तरह बात अगर
कुमारी बहन मायावती जी की रखी जाए, हाँ। तो उन्होंने ये भी कहा था कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए और किस तरीके से ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो आपस में बात अच्छी भी करनी चाहिए, ऐसे कि कोई किसी के खिलाफ इस तरीके से ना बोले, ये भी बात कही थी। तो आप एक ही चीज को पकड़ के ऐसी जगह क्यों ले जाना चाहते हैं ताकि हमारी और एसपी की लड़ाई हो जाए? आपको जो देखता हूं तो बॉल को गद्दा मार के देते हैं ताकि बीजेपी छक्का मार दे उस पर, और हमको ऐसी गुगली फेंकते हैं ताकि हम आपस में लड़ पड़े। तो मेरी प्रार्थना है कि आपस में प्लीज लड़ाओ मत। एक चीज समझ लो, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, इसमें जिनकी आपस में लड़ाई हो रही है, हम इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है, हमें तो अलग रखो। इनकी जो लड़ाई हो रही है, इनसे डिबेट करो, इनसे पूछो, पूरा देश इनकी तरफ देख रहा है। अगर ये ठीक सब हो जाएंगे, सबकी सीट बढ़ जाएंगी, तब हमारा नंबर आता है कि हम 13.5% लोग वोट लेके इकट्ठे खड़े हैं, और जिसका 13.5% वोट चली जाएगी, प्रदेश उत्तर प्रदेश उसका हो जाएगा, और जिसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा देश उसका हो जाएगा। आप हमारी और एसपी की और आरएलडी की ज्यादा चिंता मत करो। मैं जो एमपी हूं, मैं तीनों के मिलके गठबंधन से ही एमपी बनाऊं, मलूक साहब, सब अच्छा हो आपकी जाएगा। चिंता मैं नहीं कर रही हूं, यहाँ पर चिंता मायावती जी की ओर से की जा रही है। उनके जो शब्द हैं, मैं उस पर सवाल पूछ रही हूं। अब आपने चूंकि आरोप लगाई दिए मीडिया पर, तो अगला मैं उनका एक और ट्वीट पढ़ देती हूं। वो लिखती हैं, अपनी व अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए। उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। अब इसमें मीडिया कहां से आ गई? मलूक नागर साहब, आप ये जो प्यार से इतना हमला कर देते हैं मीडिया पर, मीडिया का इसमें क्या रोल है? मायावती जी का ट्वीट भी ना पढ़ें जो उन्होंने लंबा चौड़ा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर लिखा है। ये आपका हेलो जी बोलें बोलें। चित्रा जी मुझे आवाज नहीं आ रही है, प्लीज इनको किसी को मौका दो, मुझे बाद में देना, मुझसे कुछ पूछना हो, मुझसे कुछ कहना हो। ठीक है सर, अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में आप भी नजर आ रहे हैं। बृजमोहन जी, अब आपके पास आते हुए, इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता क्यों हो रही है आप लोगों को? देखिए, हम लोगों को इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता नहीं है। मैं ये एनडीए के घटक दल के रूप में बात कहना चाहता हूँ। हमें चिंता इस देश के लोकतंत्र की है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं, और लगातार ये चीज चर्चा में भी है। परेशानी ये है कि आईएनडीआईए के साथी जिस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ महत्वाकांक्षा, मनभेद और मतभेद के शिकार हुए हैं, और एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं, मोदी जी को हटाओ। इन चीजों के चलते हुए जिस प्रकार से देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, वो है मुद्दा हम लोगों के लिए। वो हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि देश में एक आम मतदाता तो ये मान के चलता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर नेतृत्व इस देश को कोई और नहीं दे सकता। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को एक मजबूत विपक्ष भी तो चाहिए। वहां पर आईएनडीआईए के साथियों की भूमिका पूरी तौर से नकारात्मक है, और ना ही उनके पास देश के लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनके पास अपना खुद का कोई एजेंडा है, ना वो ये बताना चाहते कि आखिर अगर वो मतदाता के पास जाना चाहते हैं, जाएंगे तो मतदाता से कहेंगे क्या, चाहते क्या है वो। इस बात को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी है, अभी तो गिना दिया, अनुराग भदौरिया भी गिना रहे थे, महंगाई का मुद्दा, बिल्किस बानो का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, वो मुद्दा नहीं है क्या? चित्रा जी, इन सारे मुद्दों के ऊपर ये लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। हर राज्य में चुनाव हुए, 2019 में लोकसभा का भी चुनाव हुआ इन्हीं मुद्दों पर, और वहां पर सब जगह आईएनडीआईए के साथियों को अलग अलग राज्यों में भी, लोकसभा में भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इन मुद्दों की अब उतनी उपयोगिता मुझे तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी जो हाल में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के अंदर करीब 8% वोटों की वृद्धि हुई है बीजेपी के वोट्स में। इसी प्रकार से राजस्थान में, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो ये मापदंड ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि देश का मानस, देश की जनता और देश के लोगों का जो रुझान है, वो इस समय देश को 25 साल का जो एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है, उसके आधार पे लोग देख रहे हैं कि आईएनडीआईए के लोग करना क्या चाहते हैं। ये परेशानी है कि अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, पूरी तौर से नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं इस देश में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इनकी इस नकारात्मक राजनीति का जवाब देश की जनता देगी। मूल्यांकन कर रहे हैं क्या? चित्रा जी 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड इनसे पूछिए कि लोकतंत्र ने, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र बहुत मजबूत है,
अगर 146 सांसदों को आप पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं बेवजह, किस पे? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल उठा रहे थे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो आप उनको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे और आप बिल पास कर देंगे बिना विपक्ष के। तो ये लोकतंत्र मजबूत होता है कि कमजोर होता है? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र मजबूत होता है जब पार्लियामेंट के सामने यहाँ पे पहलवान महिलाएं धरना देती हैं, न्याय मांगती हैं और आप में से कोई मंत्री या कोई नेता उनके पास जाता नहीं है उनको न्याय देने के लिए। लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र मजबूत और कमजोर होता है जब आप किसी ऐसे लोगों को, जैसे हमने बिल्किस बानो वाले केस में मैंने आपको बताया, उसमें लोकतंत्र मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? हाँ। आप बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ। लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है, विपक्ष तो लोकतंत्र पे विश्वास करता ही है। हाँ। तभी तो हम लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध करते हैं, लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीका का भी विरोध आप सहने को तैयार नहीं हो। अरे हम तो पार्लियामेंट के अंदर में आवाज उठाते हैं, ये तो लोकतांत्रिक तरीका होता है आवाज उठाने का, शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें भी आप पार्लियामेंट से बाहर कर देते हो। आप कह रहे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, आप असली मुद्दों पर तो बात करना नहीं चाहते, असली मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, हर मुद्दों को बॉल आप इधर उधर फेंकते रहते हो, कभी बॉल इधर कोर्ट में कभी उधर कोर्ट में, और आप तो बोले ही मत। अब सुन लेते हैं भदौरिया जी, आप बृजमोहन जी से 2 लाइन का जवाब सुनते हैं, उसके बाद वरुण जी मैं आ रही हूं आपके पास। ठीक है अनुराग जी, हो गई आपकी बात, जल्दी से 2 लाइन में। भदौरिया जी ने मुद्दा उठाया, देखिए कि संसद में जो बिजनेस कंडक्ट रूल है जिसके तहत संसद का संचालन होता है, ये सांसद उस संचालन की प्रक्रिया का भी पालन ना करें और उसके बाद ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना करें स्पीकर महोदय, ये संभव नहीं है। जो नियम कायदे खुद सांसदों ने बैठ के नियम कायदे बनाए हैं। ठीक है।